नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और टीजीटी के सोशल साइंस का आपका जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, इसका लेक्चर 2 लेकर के मैं फिर से आपसे उपस्थित हुआ हूं। पिछली वीडियो में हमने जो है चट्टानों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने आग्नेय चट्टान की जो है चर्चा कर दी थी और उसका वर्गीकरण पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर जो है आग्नेय शैलों को हमने बता दिया था, और इसका दूसरा वर्गीकरण जो है वह होता है रासायनिक संरचना के आधार पर। तो रासायनिक संरचना के आधार पर जो है आग्नेय शैल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है, और इस प्रकार का वर्गीकरण जो है वह सिलिका की मात्रा के आधार पर निर्धारित होती है। सिलिका की मात्रा के आधार पर जो है इनका रासायनिक वर्गीकरण किया जाता है। सिलिका के आधार पर जो है वह आग्नेय शैलों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। अम्ल प्रधान या एसिड आग्नेय शैल, बेसिक आग्नेय शैल, मध्यवर्ती आग्नेय शैल और अल्ट्रा बेसिक चट्टानें। ये 4 प्रकार की जो है आग्नेय शैलें हैं, जिन्हें सिलिका की मात्रा के आधार पर बांटा जाता है। अम्ल प्रधान या एसिड आग्नेय शैल उन शैलों को कहते हैं जिनमें सिलिका की मात्रा जो है 65 से 85% होती है। जिन आग्नेय शैलों में या जिन चवा में सिलिका की मात्रा जो है वह 65 से 85% तक होती है, ऐसे आग्नेय चट्टानों को जो है अम्ल प्रधान या एसिड आग्नेय शैल कहते हैं। और इन शैलों का घनत्व जो है 2.75 से 2.8 तक होता है। इन शैलों का घनत्व जो है 2.75 से 2.8 तक होता है। तो जिन आग्नेय शैलों में सिलिका की मात्रा जो है लगभग 65 से 85% तक होती है, ऐसे शैलों को अम्ल प्रधान या एसिड बेस आग्नेय शैल कहते हैं, और इनका घनत्व 2.75 से 2.8 तक होता है। और इन शैलों में जो है क्वार्ट्ज और पीले रंग का फेल्सपार, पीले रंग के फेल्सपार की अधिकता होती है। इन शैलों में जो है क्वार्टाज और पीले रंग के फेल्सपार की अधिकता होती है। सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है, और इनका औसत घनत्व 2.75 से 2.8 होता है। ये शैलें जो है काफ़ी कठोर होती हैं और इन पर जो है अपरदन का काफ़ी कम प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन शैलों का सबसे ज़्यादा उपयोग मकान बनाने में किया जाता है। और इसकी जो मुख्य शैल होती है वह ग्रेनाइट होती है। ग्रेनाइट शैल में जो है सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद दूसरी है बेसिक आग्नेय शैल। बेसिक आग्नेय शैल वे आग्नेय शैल होती हैं जिनमें सिलिका की मात्रा जो है वह 45 से 65% के बीच में होती है। 45 से जो है वह 65% के बीच में सिलिका की मात्रा होती है। एसिड आग्नेय शैल में सिलिका की मात्रा 65 से 85% या इससे प्लस होती है, और बेसिक आग्नेय शैल में सिलिका की मात्रा जो है वह 45 से 65% तक होती है। जिन शैलों में सिलिका की मात्रा 45 से 65% के बीच में होती है उन्हें जो है हम बेसिक आग्नेय शैल कहते हैं। उसे बेसिक आग्नेय शैल कहते हैं। और इन शैलों में जो है फेल्सपार की कमी होती है। बेसिक आग्नेय शैलों में फेल्सपार की कमी होती है, और इसमें फेरोमैग्नीशियम इसमें फेरोमैग्नीशियम की अधिकता होती है। बेसाल्ट, गैब्रो और डोलेडाइट जो है इसके उदाहरण होते हैं।
इन शैलों का औसत घनत्व जो है 2.8 से 3 तक पाया जाता है। प्रथम प्रकार की आग्नेय शैल को अम्ल प्रधान या एसिड आग्नेय शैल कहते हैं। इनमें सिलिका की मात्रा जो है वह 65 से 85% के बीच होती है, से अधिक होती है। अधिक सिलिका की मात्रा होने के कारण इन्हें जो है अम्ल प्रधान या एसिड आग्नेय शैल कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.75 से 2.8 होता है। इनमें क्वार्ट्ज या पीले रंग का फेल्सपार की अधिकता होती है और ये शैलें जो है काफ़ी कठोर होती हैं और इनका अपरदन कम होता है, इसीलिए इनका उपयोग ज़्यादातर जो है वो मकान बनाने में किया जाता है। ग्रेनाइट जो है एसिड प्रधान आग्नेय शैल का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका दूसरा बेसिक आग्नेय शैल, बेसाल्ट, गैब्रो या डोलेराइट। जिन आग्नेय शैलों में सिलिका की मात्रा 45 से 65% के बीच में होती है उन्हें जो है बेसिक आग्नेय शैल या बेसिक आग्नेय शैल कहते हैं और इनमें फेल्सपार की कमी पाई जाती है और इसमें फेरोमैग्नीशियम की अधिकता होती है। लोहे की अधिकता के कारण जो है ये काफ़ी गहरा रंग लिए हुए होता है। इसका औसत घनत्व 2.8 से 3 के बीच में होता है और बेसाल्ट, गैब्रो और डोलेराइट जो है वह बेसिक आग्नेय शैल का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद आती है मध्यवर्ती शैल, मध्यवर्ती आग्नेय शैल। मध्यवर्ती आग्नेय शैलें वे शैलें होती हैं जिनमें सिलिका की मात्रा उपर्युक्त दोनों शैलों के बीच की होती है, यानी जिनमें सिलिका की मात्रा बेसिक और अम्ल प्रधान शैलों के बीच की होती है उन्हें हम बेसिक आग्नेय शैल कहते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय शैल कहा जाता है। और इसका घनत्व भी अम्ल प्रधान आग्नेय शैलों के घनत्व के बराबर होता है, यानी इनका घनत्व भी 2.8 से 2.75 के 2.75 से 2.85 तक होता है, 2.8 तक होता। इनका घनत्व भी जो है अम्ल प्रधान आग्नेय शैलों के बराबर होता है। डायोराइट और एंडेसाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद आते हैं अल्ट्रा बेसिक चट्टानें। जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा जो है 45% से कम होती है, यानी -45% से कम होती है, उन्हें हम अल्ट्रा बेसिक चट्टानें कहते हैं और इनका औसत घनत्व जो है वह 2.75 से लेकर के 2.8 तक होता है। तो इनका घनत्व भी लगभग इन्हीं के बराबर होता है और इनमें जो है 45% से भी कम सिलिका की मात्रा पाई जाती है और पेरिडोटाइट जो है वह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह से जो है रासायनिक संरचना के आधार पर हम इन्हें 4 भागों में बांटते हैं। अम्ल प्रधान या एसिड आग्नेय शैल वे आग्नेय शैल हैं जिनमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती हैं, उन्हें जो है हम 65 से 85% या उससे अधिक होती हैं, उन्हें हम अम्ल प्रधान या एसिड आग्नेय शैल कहते हैं। इनका औसत घनत्व 2.75 से 2.8 होता है। इनमें जो है फेल्सपार और क्वार्ट्ज की अधिकता होती है। ये शैलें काफ़ी कठोर होती हैं और इनका अपरदन बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल से हो पाता है, इसीलिए इन शैलों का उपयोग ज़्यादातर मकान बनाने में किया जाता है, जैसे ग्रेनाइट शैल होती है। इसके बाद जिन शैलों में सिलिका की मात्रा 45 से 65% के बीच की होती है, इन शैलों की जो है हम बेसिक आग्नेय शैल कहते हैं और बेसाल्ट, गैब्रो, डोलेराइट इसके उदाहरण हैं। इनका औसत घनत्व 2.8 से 3 के बीच होता है और इसमें फेल्सपार की कमी होती है और फेरोमैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसके अलावा वे शैलें जिनमें सिलिका की मात्रा जो है वह 45 से 60 के बीच की होती है, इनके बीच की होती है। अम्ल प्रधान और बेसिक प्रधान के बीच की जिनमें सिलिका की मात्रा होती है उन्हें हम जो है मध्यवर्ती शैल या कहते हैं। डायोराइट और एंडेसाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अल्ट्रा बेसिक चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा 45% से भी कम होती है, उन्हें हम जो है अल्ट्रा बेसिक आग्नेय शैल कहते हैं और पेरिडोटाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस तरह के प्रश्न में जो इस तरह के सवालों से जो प्रश्न बनते हैं इन वर्गीकरण से, उसमें ज़्यादातर यही पूछता है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है या निम्न में से कौन सी शैल जो है
अम्ल प्रधान या एसिड है तो उसमें से बेसाल्ट, डोलेराइट, डायोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट और ग्रेनाइट, इसमें से 3 नीचे का दे देगा, एक ग्रेनाइट। तो इसमें से हमको पहचानना होगा कि कौन सी जो है वह अम्ल प्रधान या एसिड प्रधान आग्नेय शैल है। तो जो ग्रेनाइट है वह एसिड प्रधान आग्नेय शैल। इससे किसी बहुत सारे के क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा के बन सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी अम्ल प्रधान आग्नेय शैल है, निम्न में से कौन सी जो है वह बेसिक आग्नेय शैल है, निम्न में से कौन सी मध्यवर्ती शैल है, या निम्न में से कौन सी अल्ट्रा बेसिक शैल है। या इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन शैलों में सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। या निम्न में से कौन सी शैलें का उपयोग मकान बनाने में किया जाता है, या किसका अपर्दन कम होता है। तो ग्रेनाइट शैल का उपयोग ज़्यादातर मकान बनाने में होता है और इनका ही सबसे कम अपर्दन, सबसे कठोर शैल जो है वह ग्रेनाइट शैल जो है वह मानी जाती है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे बन सकते हैं। तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी शैलें किसमें आती हैं। तो ग्रेनाइट जो है वह अम्ल प्रधान आग्नेय शैल है, बेसाल्ट, गैब्रे और डोलेराइट ये बेसिक आग्नेय शैल है, डायोराइट और एंडेसाइट ये जो है मध्यवर्ती शैल है, और अल्ट्रा बेसिक चट्टानी है पेरिडोटाइट। तो ये हो गया मित्रों आपका आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैल को अंतःनिर्मित और बाह्य निर्मित 2 भागों मुख्य रूप से बांटा जाता है। अंतःनिर्मित आग्नेय शैल में पातालीय और मध्यवर्ती उसके 2 उपविभाग होते हैं। इसी तरह से बाह्य निर्मित आग्नेय शैल में विस्फोटक प्रकार और दरारी उद्भेदन ये 2 उप प्रकार होते हैं। इसी तरह से अगर हम रासायनिक संरचना या बनावट के आधार पर उसे बांट दें तो सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है, अम्ल प्रधान, बेसिक आग्नेय शैल, मध्यवर्ती शैल और अल्ट्रा बेसिक चट्टानें। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें जो है वह परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आग्नेय शैलों और स्थलाकृति, आग्नेय शैल और स्थलाकृति। आग्नेय शैल और स्थलाकृति। तो आग्नेय शैलों और स्थलाकृति में काफ़ी इनका भी योगदान है और इनसे भी विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आग्नेय हमारी भूपर्पटी की रचना में आग्नेय शैलों का योगदान जो है वह 95% होता है, जबकि मात्र 5% ही अवसादी शैलें भूपर्पटी की रचना में योगदान देती हैं। तो 95% इनका योगदान जो है वह भूपर्पटी की रचना में होता है। आग्नेय शैल और स्थलाकृति, तो आग्नेय शैलों के जमाव यानी जब लावा का जमाव या तो जमीन के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन जब भी शैलों का अपर्दन और अपक्षय होता है या उस पर विभिन्न प्रकार के प्रक्रम कार्य करते हैं तो उस दौरान कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादातर जो हमारी ग्रेनाइट आग्नेय शैल है यह भूमि की गहराई में, या जो हमारा डाइक है यह भूमि के अंदर, सिल है यह भूमि के अंदर, हमारा बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ ये जो है भूमि के अंदर जो है लावा का जमाव का प्रतिफल होता है। और ये हमें तभी दिखाई देते हैं जब कभी जो है बाहरी भाग का अपर्दन होता है। जब बाहरी भाग अपर्दन हो जाता है तो तब ये हमको दिखाई देते हैं। वैसे ज़्यादातर आग्नेय शैलें कठोर होती हैं और इनका अपर्दन कम होता है, लेकिन ज़्यादा समय तक अगर ये खुली रहती हैं तो इनका पर भी मौसम की प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ने लगता है और इनका अपर्दन होने लगता है। लावा गुंबद बैथोलिथ जिसे हम कहते हैं, ये जो है भूमि के नीचे कभी कभार जब दबा रहता है उसका ऊपरी आवरण जो है वह अपर्दित हो जाता है। तो अपर्दन के कारण कभी कभी इस तरह का भी होता है कि अत्यधिक दबाव के कारण जो है नीचे दबा रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर का आवरण हटता है तो लावा गुंबद में उभार होने लगता है। इसके ऊपर जब मिट्टी का आवरण हट जाता है तो ये धीरे धीरे इसमें उभार होने लगता है और इसकी ऊपरी भाग में जो है वह गांठें पड़ने लगती हैं और इन गांठों का मौसम की प्रक्रियाओं से पुनः जो है अपक्षय होता है। तो इसे जो है एक्सफोलिएशन
कहा जाता है, एक्सफोलिएशन चट्टान कहा जाता है। ये अपरदित चट्टान होती है, उधड़ी हुई चट्टानें होती हैं। तो इस तरह से इनका ऊपरी भाग जो है वह उधड़ा या उभड़ खाबड़ हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से लावा गुंबद की विशेष स्थलाकृतियाँ जो है, डाइक की विशेष स्थलाकृतियाँ जो है वह धरातल पर हमको दिखाई देती हैं जब ऊपरी आवरण हटने के बाद। इसके अलावा जब कभी दरारी उद्भेदन होता है तो दरारी उद्भेदन में होता क्या है कि लावा धरातल को तोड़ करके अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। इस तरह से लावा की परत दर फैलती जाती है जब तक लावा का उद्गार होता रहता है। लावा एक लंबे विस्तृत क्षेत्र में जो है वह फैल जाता है। लावा के जमने के बाद इस पर तुरंत अपर्दन के प्रक्रम जो है अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ऊपरी सतह का जो है अपर्दन होने लगता है। जब कभी लावा पठार के ऊपर से कोई नदी गुजरती है तो नदी निरंतर अपने घाटी को गहरा करती जाती है और निरंतर घाटी के गहरा करने के कारण जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो तो कट जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नदी के घाटी के बीच जो कठोर चट्टानें होती हैं वह पड़ी रह जाती हैं। इस तरह से हमारी नदी जो है निरंतर अपने घाटी को गहरा करती चली जाती है। तो कभी कभी बीच का वह भाग जो है जो अपर्दित नहीं होता है वह एक मेज की तरह चट्टान के सतह के ऊपर पड़ा रहता है। इस तरह से चौड़ा और विस्तृत जो भाग होता है लावा का, इसे मेसा कहा जाता है। लावा पठार का जब नदियों की घाटियों द्वारा अपर्दन किया जाता है तो जब कभी कभार आसपास की शैलें कठोर होती हैं, उनका अपर्दन नहीं हो पाता है, तो नदी की घाटी के ठीक अगल और बगल में इस तरह से असमान उभार हो जाते हैं जिनके ऊपर जो है लावा एक विस्तृत रूप में जमा रहता है। तो इससे ऊपर से देखने पर यह इसे ढक्कन की तरह लगता है। इसे ही ये काफ़ी चौड़ा होता है। जब ये इसकी चौड़ाई काफ़ी अधिक होती है तो इसे मेसा कहा जाता है और धीरे धीरे जब यह कट जाता है, कट करके पतला हो जाता है, तो इसकी आकृति एक दवात में ढक्कन की तरह हो जाती है। जब इसकी आकृति दवात में ढक्कन की तरह हो जाती है तब इसे हम बूटी कहते हैं। तो परीक्षा में कभी कभी पूछता है मेसा और बूटी जो है वह किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। तो मेसा और बूटी जो है ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति हैं जो लावा पठार में अपर्दन के समय जो है इनका निर्माण होता है। चौड़े विस्तृत उठे हुए भाग को मेसा कहते हैं और जब वह कट करके छोटा दवात में ढक्कन की तरह हो जाता है तो इसे ही हम बूटी कहते हैं। तो मेसा और बूटी जो है यह हमारी जो है आग्नेय शैलों के अपर्दन का एक प्रतिफल होता है। तो ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है कि मेसा और बूटी जो है वह किस प्रकार का स्थलाकृति है। तो ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो लावा सतह पर इनका निर्माण होता है। निर्माण के प्रक्रम इसमें कौन से कार्य करते हैं? तो नदियों द्वारा यह निर्मित जो है आकृति होती है, मेसा और बूटी। इसके अलावा हागबैग, हागबैग भी एक प्रकार की स्थलाकृति है जो खास करके उन क्षेत्रों में मिलती है जहां पर डाइक का विकास होता है। भूमि के अंदर जब एक विस्तृत नली के सहारे लावा का जमाव भूमि के अंदर ही हो जाता है तो इस तरह से खड़े जमे हुए लावा के जमाव को जो हम डाइक कहते हैं। और ये डाइक का जमाव जब कहीं पर विस्तृत रूप में हो जाता है और अगर इसके अगल बगल की सतह जो है वह कमज़ोर होती है और अपर्दन के प्रक्रम उसे काट करके बहा ले जाते हैं, तो ये डाइक जो है एक लंबे विस्तृत क्षेत्र में खड़े हमको एक दीवार की तरह दिखाई देती है। तो दीवार की तरह खड़ी ये विस्तृत डाइक को ही हागबैग कहा जाता है, जिनका डिप और ढाल दोनों ही खड़ा होता है। तो इस तरह से जो है यह आग्नेय शैलों के द्वारा कुछ निर्मित विशेष स्थलाकृतियाँ हैं जिसमें आपका मेसा, बूटी और ये हागबैग, ये तीनों जो है विशेष प्रकार की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। इसके अलावा जो है जब भूमि के अंदर लावा गुंबद का जमाव हो जाता है और उसके ऊपर भूमि का मिट्टी का आवरण होता है, वह धीरे धीरे जब अपर्दित हो जाता है तो गुंबद जो है वह हल्का होकर के ऊपर की तरफ आने लगता है और धीरे धीरे उस पर भी अपर्दन के प्रक्रम कार्य करते हैं। तो इसको उधेड़ देते, इसके ऊपरी परत को जो है वह उधेड़ देते हैं, बहा देते हैं। तो ऐसी स्थलाकृतियाँ जो है एक्सफ्लोएशन रॉक्स के नाम से
जानी जाती हैं, एक्सप्लोरेशन आग्नेय शैल के नाम से जानी जाती हैं। तो ये उधड़ी हुई स्थलाकृतियाँ होती हैं। तो इस तरह से जो है आग्नेय शैलों का निर्माण के द्वारा भी हमें कुछ विशेष प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। आग्नेय शैलों के बाद शैलों का दूसरा प्रकार है अवसादी शैल। अवसादी शैल या इसे परतदार शैल भी कहा जाता है। इसे जो है परतदार शैल भी कहते हैं। अवसादी जैसा शब्द से ही है, अवसाद द्वारा निर्मित, अवसादों से निर्मित शैल को अवसादी शैल कहते हैं। अवसाद यानी चट्टानों के टूटने फूटने से अपक्षय या अपर्दन के फलस्वरूप प्राप्त मलबा को ही हम अवसाद कहते हैं। और जब इन अवसादों का जमाव होता है और लंबे समय तक इन अवसादों के जमाव से जो है शैलों का निर्माण होता है, तो चट्टानों के टूट फूट या उनके चट्टान चूर्णों के जमाव से जिन शैलों का निर्माण होता है उन्हें हम अवसादी शैल कहते हैं। और इन शैलों में परतें पाई जाती हैं। इन शैलों में परतें पाई जाती हैं, यानी चट्टानों का जमाव जिस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से अवसाद एक लंबे समय तक प्राप्त होते रहते हैं, उनका जमाव होता है, फिर दूसरे अवसाद उनमें प्राप्त होते हैं तो दूसरा जमा होता रहता है। तो इस तरह से निरंतर जो है अवसादों का जमाव एक के ऊपर होता रहता है। तो इस तरह से यह दूसरे अवसाद हो गए, ये दूसरे अवसाद हो गए, ये दूसरे, इस तरह से एक के ऊपर एक अवसादों का जमाव होता रहता है। तो ये परत दर परत अवसादों के जमाव को ही हम होता रहता है, इसीलिए इसे हम परतदार शैल भी कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स इसे कहा जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री शब्द जो है वह लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है नीचे की तरफ बैठना, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। अवसादी शैल उन शैलों को कहते हैं जिनका निर्माण चट्टान चूर्ण या जीवाशेषों के जमाव के फलस्वरूप होता है। ऐसे शैलों को हम अवसादी शैल कहते हैं। इन शैलों में परतें पाई जाती हैं, अवसादों का जमाव परत दर परत होता है, इसीलिए इसे परतदार शैल भी कहा जाता है। इन शैलों की विशेषताएं, तो इन शैलों की विशेषता क्या होती है कि इनका निर्माण जो है वह चट्टान चूर्ण से होता है। और चट्टान चूर्ण से होता है, यह दानेदार और रवेदार नहीं होती हैं। अवसादी शैलें जो हैं यह दानेदार और रवेदार नहीं होती हैं। अवसादी शैलें जो है वह कठोर भी नहीं होती हैं, ऐसा अपवाद रूप में ही मिलता है। लेकिन ज़्यादातर कुल मिलाकर के अवसादी शैलें जो हैं वह मुलायम होती हैं, प्रवेश्य होती हैं, अप्रवेश्य भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर शैलें यह मुलायम भी होती हैं। और इन शैलों में जीवाश्म पाया जाता है। इन शैलों का निर्माण आग्नेय शैलों के बाद हुआ है, आग्नेय शैलों के चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों से होता है। इसलिए इसमें जीवाशेष दबे रहते हैं, जीवाशेष पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे कुछ खनिज है, जैसे तेल, यह हमारी अवसादी शैलों में पाया जाता है। कोयला अवसादी शैलों में ही पाया जाता है। तो ये अवसादी शैलों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवन पाया जाता है और यह परतदार होती हैं। इनमें संधियां और दरारें पाई जाती हैं। आग्नेय शैलों में संधियां और दरारें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन इन शैलों में संधियां और दरारें पाई जाती हैं। अवसादी शैलों में जल पाया जाता है, लेकिन आग्नेय शैलों में जो है जल नहीं पाया जाता। और अगर जल की उपस्थिति कहीं होती भी है तो वह सिर्फ उसके संधियों और दरारों के माध्यम से प्रवेश करने के कारण होती है। तो इस तरह अवसादी शैलों की ये कुछ विशेषताएं हैं कि यह परतदार होती हैं, यह रवेदार और दानेदार नहीं होती, यह आग्नेय शैलों की तरफ बड़े बड़े उभार बैथोलित, लैकोलित, फैकोलित के रूप में नहीं पाई जाती हैं। ज़्यादातर आग्नेय शैलें मुलायम होती हैं, प्रवेश्य होती हैं, संगठित होती हैं, असंगठित भी होती हैं। ये हर प्रकार की विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। इनमें संधियां और दरारें पाए जाते हैं। अवसादी शैलों में जीवाश्म पाया जाता है, यही इनकी विशेषता है। अब आते हैं इनके वर्गीकरण पर। अवसादी शैलों का वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है। एक है चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी शैलें और दूसरा है निर्माण में भाग लेने वाले कारकों एवं जमाओं के स्थान के आधार पर। तो एक एक की हम चर्चा करते हैं। चट्टान चूर्ण से निर्मित यानी जिन अवसादी शैलों का निर्माण चट्टान चूर्णों से होता है, वैसे सभी अवसादी शैलों का निर्माण चट्टान चूर्ण से ही होता है। तो चट्टान चूर्ण से निर्मित
जो अवसादी शैलें हैं वो जो है मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। तो चट्टान चूर्ण से निर्मित जो हमारी शैलें हैं उसमें पहला है बालुका पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका मिट्टी तथा सेल। ये 3 प्रकार की ऐसी शैलें हैं जिनका निर्माण चट्टानों के टूट और फूट से होता है। दूसरी वे शैलें हैं जिनका निर्माण रासायनिक पदार्थों से निर्मित, यानी रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जिन अवसादी शैलों का निर्माण होता है उसमें शैल खरी और नमक है। तीसरा है कार्बनिक तत्वों से निर्मित, इन्हें भी 3 प्रकारों में बांटा जाता है, चूना प्रधान, कार्बन प्रधान और सिलिका प्रधान। तो एक एक की हम चर्चा करते हैं। चट्टान चूर्ण से निर्मित पहली जो हमारे बालुका पत्थर, बालुका शब्द से है बालू का पत्थर, अगर हम यहाँ से का हटा दें तो यह हो जाएगा बालू का पत्थर, यानी बालू से निर्मित पत्थरों को बालुका पत्थर कहा जाता है। और 1 मिलीमीटर से लेकर के 1/16 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को बालू कहा जाता है। जिन कणों का व्यास अधिकतम 1 मिलीमीटर और न्यूनतम 1/16 मिलीमीटर होता है उन कणों को बालू कहा जाता है। और इन बालू के संगठन से, इनके दबाव से, इनके एकत्रित होने से जिन शैलों का निर्माण होता है उसे हम बालू का पत्थर कहते हैं। कांग्लोमरेट बालू में जो है रेत में देखा जाता, खासकर कुछ गोल चिकनाए हुए पत्थर पाए जाते हैं। जो बालू में गोल चिकनाए हुए पत्थर मिलते हैं उन गोल पत्थरों को ही कांग्लोमरेट के नाम से जाना जाता है, जिनका व्यास अधिकतम 4 मिलीमीटर तक होता है। जिनका व्यास जो अधिकतम 4 मिलीमीटर से लेकर के 64 मिलीमीटर तक माना जाता है। इसमें भी मटर के दाने से लेकर के लगभग 64 मिलीमीटर व्यास तक के कण जो है पाए जाते हैं, उसको कांग्लोमरेट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। चीका मिट्टी या सेल, चीका मिट्टी या सेल का निर्माण जो है महीन चट्टान चूर्णों से होता है। इनका निर्माण जो है खास करके महीन चट्टान चूर्ण से होता है, जिसमें इसमें भी कई वैरायटी होती है। 1/16 से लेकर के 1/156 1/16 से लेकर के 1/156 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को जो है सिल्ट कहा जाता है। इन कणों का व्यास जो है 1/16 से लेकर के 1/56 मिलीमीटर व्यास तक होता है, जिन्हें हम सिल्ट कहते हैं। और 1/56 से लेकर के 1/81-92 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को ही हम चीका कहते हैं। इन्हें जो है चीका मिट्टी कहा जाता है। तो इन कणों का व्यास जो बहुत ही महीन, यानी ये जो एकदम महीन कणों से बने होते हैं, जिन्हें थोड़ा देख पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी महीन दानेदार जो होते हैं, इन्हें जब आप हाथों में पकड़ करके इस तरह से घिसेंगे तो इनके जो है वह दाने हमको प्राप्त होते हैं। तो चीका मिट्टी यानी 1/16 से 1/56 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को सिल्ट कहते हैं। 1/56 से 1/81-92 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को जो है चीका मिट्टी कहा जाता है। और जब सिल्ट और चीका मिट्टी के कण संगठित होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, एक से इकट्ठा होते हैं, तो उनके संगठन के फलस्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे ही हम सेल कहते हैं। सेल जो है वह ज़्यादातर अप्रवेश्य होती है, और अप्रवेश्य होने के कारण जो है विश्व के अधिकांश जो तेल हैं, खनिज तेल हैं, वह ज़्यादातर सेल में ही पाए जाते हैं। तो एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विश्व के सबसे ज़्यादा तेल जो है वह किन शैलों में पाए जाते हैं, तो वह ज़्यादातर सेल में पाया जाता है। उसे हमारा जो खनिज तेल है वह अवसादी शैल में ही पाया जाता है। अवसादी शैलों के किन शैलों में पाया जाता है, तो वह सेल में। तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा जो है वह सेल में पाई जाती है। तो ये जो है आपके 3 प्रकार के जो अवसादी शैल है, इनका निर्माण जो है वह चट्टान चूर्ण से होता है। बालुका का पत्थर बालू के कणों से निर्मित होता है। बालू 1 मिलीमीटर व्यास से लेकर 1/16 मिलीमीटर तक के व्यास वाले कणों को जो है हम 1 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को 1 मिलीमीटर से 1/16 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को जो है हम बालू कहते हैं। और ये 156 नहीं 256 है, ये 256 है।
और 1/16 से लेकर के 1/256 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को जो है वह सिल्ट कहा जाता है, और 1/256 से लेकर के 1/8192 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को जो है वह चीका कहते हैं। और चीका और सिल्ट के जब जमा इकट्ठा होता है, उनका संगठन होता है, तो उन्हें हम जो है वह सेल कहते हैं। और सेल जो है वह अप्रवेश्य होती है, चीका भी अप्रवेश्य होती है, सिल्ट भी अप्रवेश्य होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे खनिज तेल पाए जाते हैं वह सेल में ही पाए जाते हैं। इसके बाद है रासायनिक पदार्थों से निर्मित। तो रासायनिक पदार्थों से निर्मित जो औषधि सेलें, धरातल पर चट्टानों पर जब हमारा सतही जल प्रवेश होता है तो हमारे चट्टानों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे खनिज हैं जो जल के साथ तुरंत घुल जाते हैं, और जैसे उनका जल से संपर्क होता है वह जल से रासायनिक क्रिया करके उसमें घुल जाते हैं। और जहाँ कहीं भी जल अस्थायी होता है लंबे समय तक, और या जल वाष्पीकृत हो जाता है, तो वाष्पीकृत होने के बाद जो है वे खनिज जो उसमें घुलित अवस्था में होते हैं वह वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से जो निर्मित सेलें होती हैं उन्हें रासायनिक पदार्थ से निर्मित औषधि सेल कहते हैं, जिसमें आपका सेल खरी या जिसे जिप्सम कहा जाता है, इसका निर्माण ज़्यादातर जो है वह सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा नमक की चट्टान, नमक खास करके जो है आपका खाने वाला भी नमक इसी प्रक्रिया से आपका बनाया जाता है, जिसमें पानी को हम एक जगह एकत्रित करके वाष्पीकृत कराते हैं। पानी जब वाष्पन से खत्म हो जाता है तो नीचे जो है उस आपके नमक जो है नीचे बैठ जाता है, जबकि वह तब तक पानी में घुला रहता है। इसी प्रकार से आपका जो है अन्य जो है आपके खास करके कह लीजिए सेंधा नमक है, काला नमक है, तो ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो है निर्मित है। जब इनका संपर्क पानी से होता है तो उसमें घुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी कृत वाष्पीकृत होता है या ख़त्म होता है तो ये सुनह वहाँ नीचे बैठ जाते हैं, जम जाते हैं। तो सेल खरी और नमक जो है ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित जो है यह औषधि सेलें हैं। इसके बाद है कार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्वों में खास करके जैविक तत्व भाग लेते हैं, जीव भाग लेते हैं, वनस्पतियां भाग लेते हैं। जीवों और वनस्पतियों के मरने के बाद या उनके कंकालों से जो निर्मित सेलें होती हैं उन्हें जो हम कार्बनिक तत्वों से निर्मित औषधि सेल कहते हैं। इनमें भी उन्हें 3 भागों में चूना प्रधान, कार्बन प्रधान और सिलिका प्रधान तत्वों के आधार पर उन्हें 3 भागों में चूना प्रधान सेलें, यानी चूना प्रधान वे सेलें होती है जिनका निर्माण चूने से होता है, और यह एक प्रक्रिया के तहत संपादित होता है। जब कभी भी जल का संपर्क कार्बन डाइऑक्साइड, चूना प्रधान जो सेलों का संपर्क जो है वह जल से होता है, तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चूना जो है जल से तुरंत क्रिया कर देता है और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वह जल में घुलित अवस्था में रहती है, और उसका उपयोग खास करके चूना खाने वाले जीव करते हैं। जब ये जल जो है धीरे धीरे नदियों के माध्यम से सागरों में या कहीं पहुंचता है तो जो चूना खाने वाले जीव है वह इनका उपभोग करते हैं। इसमें खास करके आपका आता है प्रवाल। प्रवाल जो है मुख्य रूप से चूना खाने वाला जीव है। प्रवाल जैसे जीव जो है इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, जिससे उनके शारीरिक रचनाएं होती हैं। इसके बाद जब ये जीव मर जाते हैं तो जीवों के मरने के बाद पानी के लहरों से या उनके थपेड़ों से जो है उनका शरीर टूट जाता है। जब कहीं भी पानी स्थिर होता है या इनकी जो एक जीवों का समूह होता है, इनके मरने के बाद इनसे निकला हुआ जो कैल्शियम है, इनके कंकालों से निकला हुआ जो कैल्शियम वह धीरे धीरे जो है वह जमा होता रहता है। तो इस तरह से चूने के द्वारा निर्मित जो है सेलें बनती हैं। खास करके इस तरह से चूने के पत्थर का निर्माण होता है। तो चूने का पत्थर का निर्माण जो है वह चूने खाने वाले जीवों के मरने के बाद जो है उनके शरीर से प्राप्त चूने से के जमने से होता है। इसके अलावा है कार्बन प्रधान। तो कार्बन प्रधान सेल का निर्माण खास करके वनस्पतियों से होता है। जब वनस्पतियां भूगर्भीय क्रियाओं के दौरान जो है सागर में या कहीं भी दलदली भाग में लंबे समय तक दब जाती हैं, और लंबे समय तक दबे होने के कारण धीरे धीरे जो है उनका स्वरूप जो है वह बदलने लगता है। तो इस तरह से लंबे समय तक वनस्पतियों के दबने के फलस्वरूप
पीट का निर्माण होता। पीट वह कार्बनिक शैल होती है जिसमें सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें वनस्पतियों के अवशेष दिखाई देते हैं। यही पीट जब लंबे समय तक दबा रह जाता है तो धीरे धीरे यह कोयले के विभिन्न एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट कोयले में परिवर्तित हो जाता। तो कोयला जो है यह कार्बन प्रधान जो है वह अवसादी शैल है जिनका निर्माण वनस्पतियों के लंबे समय तक दबने के फलस्वरूप होता है। इसके अलावा सिलिका प्रधान, तो कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जैसे रेडियोलेरिया, डायटम, तो इन शैवालों में सिलिका की मात्रा पाई जाती है। इनका शरीर जो है सिलिका का बना होता है और जब ये शैवाल मर जाते हैं, इनका शरीर विखंडित हो जाता है, तो इनसे जिन शैलों का निर्माण होता है उन्हें हम सिलिका प्रधान अवसादी शैल कहते हैं, जिसमें डायटम, ऊज, रेडियम जो है इसमें खास करके आते हैं। तो इस तरह से ये शैलें जो है विभिन्न प्रकार के अवसादों से निर्मित होती हैं। इसके बाद है निर्माण में भाग लेने वाले कारकों एवं जमाव के स्थान के आधार पर। इसमें जलीय अथवा जल द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित या हिमानीकृत। जब अवसादों का जमाव जल द्वारा, इस तरह के अवसादों का जमाव जो है जलीय अथवा जल यानी जल के अंदर होता है और ये तब दिखाई देता है जब कहीं भी जल स्रोत का जल खत्म होता हो या कभी नदी की तली ऊपर हो जाती है या नदियाँ सूख जाती हैं, झीलें सूख जाती हैं, तो उसमें जो है गाद दिखाई देता है। यह धरातल का अपर्दन और अपक्षय होता है तो अपर्दन के प्रक्रम जो है चट्टान चूर्णों को बहा करके जो है वह जलीय स्रोतों तक पहुंचा देते हैं और ये जल में घुली अवस्था में चट्टान चूर्ण पड़ा रहता है। जहाँ कहीं भी जल लंबे समय तक अस्थायी होता है, रुकता है या कहीं पर यह फैलता है तो उसमें जो घुले हुए अवसाद होते हैं वह धीरे धीरे जो है नीचे बैठने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें खास करके आपका बाढ़ का मैदान है। बाढ़ का मैदान का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। जब बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और लंबे समय तक टिका रहता है और जब बाढ़ का पानी खत्म होता है तो उसके साथ आई हुई ढेर सारी मिट्टी अवसाद जो है वह जमा हो जाते हैं। इसी तरह से नदियों पर जब नदी का बाढ़ का पानी फैलता है तो उसके तटबंधों पर जमा हो जाते हैं, जिससे नदी तटबंधों का निर्माण होता है, बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। कभी कभी अवसादों का झीलों में जमा कर दिया जाता है, सागर की तली में ले जाकर के जमा कर दिया जाता है, सागर के किनारे जमा किया जाता है तो डेल्टा का निर्माण हो जाता है, झीलों में ला करके जमा कर दिया जाता है तो झीलों की तली उथली हो जाती है। तो इस तरह से जो है अवसादों का निर्माण ये जल द्वारा निर्मित हो, यानी जब जल के द्वारा अवसादों का जमा होता है तो उसे जल से निर्मित अवसादी शैल कहते हैं। इसके अलावा वायु द्वारा निर्मित, तो लोयस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लोयस का जमाव ज़्यादातर जो है वह चीन में पाया जाता है। जब हवा द्वारा महीन चट्टान चूर्णों को उड़ा करके किसी क्षेत्र में फैला दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, तो इसे हम वायु द्वारा निर्मित अवसादी शैल कहते हैं। चीन में जो है पीली मिट्टी लोयस की पाई जाती है जिसे हवा द्वारा विस्तृत फैलाया गया है। यहाँ चीन का एक लोयस का विस्तृत मैदान पाया जाता है। इसके अलावा हिमानी भी अपर्दन का कार्य करती है। हिमानी अपर्दन के दौरान अपने साथ घिस करके कंकड़ पत्थरों को तोड़ करके, चट्टानों को तोड़ करके बहा करके ले जाती है। जब इसकी ढोने की सामर्थ्य कम हो जाती है या हिमानी पिघलने लगती है तो इसके साथ जो कंकड़ पत्थर, जो मिट्टी के कण जो भी इसके साथ रहते हैं वह धीरे धीरे हिमानी के घाटी में या इसके किनारों पर, इसके मध्यवर्ती भागों में जो है वह जमा होने लगते हैं। तो हिमानी के द्वारा जब अवसादों का जमाव किया जाता है तो इसे हिमानीकृत अवसादी शैल कहते हैं। तो इससे हिमोड़ मैदानों का निर्माण होता है, हिमानी तलस्थ हिमोड़ का निर्माण होता है, पार्श्ववर्ती हिमोड़ का निर्माण होता है, मध्यवर्ती हिमोड़ का निर्माण होता है। तो हिमानी द्वारा अवसादों शैलों का जैसे जैसे जमाव कर दिया जाता है तो इसे जो है हम हिमानी द्वारा निर्मित अवसादी जो है शैल कहते हैं। इसके अलावा जो है इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो अवसादी शैल का निर्माण चट्टान चूर्णों के जमने से होता है। चट्टान चूर्ण के जमने का डिपेंड करता है कि चट्टान चूर्ण किस माध्यम से जमा होता है, वायु द्वारा जमा होता है, जल द्वारा जमा होता है, हिमानीकृत द्वारा जमा होता है या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जमा होता है, किसी भी प्रक्रिया द्वारा जमा होता है। तो चट्टान चूर्णों के जमाव से जिन शैलों का निर्माण होता है उसे हम अवसादी शैल कहते हैं। इस तरह के अवसादी शैलों से ज़्यादातर जो बनने वाले प्रश्न हैं उसमें खास करके
चीका मिट्टी या सेल या सैलखरी या नमक की चट्टान, ये इस तरह से कुछ कौन सी इसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, इनमें से कौन सी सेल जो है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित है, या कौन से कार्बनिक तत्वों से निर्मित है, या बालू के पत्थरों का व्यास क्या हो सकता है, ठीक ना, इसमें से कौन सी सेल औषधि है, या आग्नेय सेल औषधि सेल की तुलना दे देगा, उसमें पूछे कौन सा औषधि सेल है कौन सी आग्नेय सेल है। तो इस तरह औषधि सेलों से इस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो दोस्तों हमने दो टॉपिक खत्म किया आपका, एक आग्नेय सेल और दूसरा औषधि सेल। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए हो तो इसे आप लाइक करिए, चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। और अगर आप टीजीटी की ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर से संपर्क कीजिए। और इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।